हेलो एवरीवन। क्लास 10th के नन्हे मुन्ने विद्यार्थी ध्यान दें। आज की जो ये वीडियो है ये सामाजिक विज्ञान की वीडियो है। आज हो जाती है 6 फरवरी। 6 फरवरी और कल ही आपका जो है 7 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है सुबह में। तो क्लास 12th के भी विद्यार्थी ध्यान दें, जिन तक की भी वीडियो पहुँचती है। क्लास 11th के विद्यार्थी भी ध्यान दें, वे अपने छोटे भाइयों तक, छोटे बहनों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे कि लीजिए तुम्हारे काम की वीडियो है। सामाजिक विज्ञान के पिछले वर्ष पिछले प्रश्न पत्र की ये वीडियो है, ठीक है। और अब आपको परीक्षा से पहले 2-3 जो है प्रश्न पत्र आपको वीडियो मिल जाएगी। आप सभी जो है प्रश्न पत्रों को हल करके कक्षा 10 के विद्यार्थी जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपकी तैयारी हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो आप बहुत ही बेहतर करके आएंगे। 70 नंबर में से 70 भी आप कर सकते हैं, बस आप केवल बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आइए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं वहां तक शेयर कर दीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपके सभी काम लायक वीडियो होंगी। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अनुक्रमांक, जैसा कि आप हाई स्कूल का पेपर देते आए हो, लिखते आए हो, और यहाँ पर अपना नाम, ठीक है। और प्रश्न पत्र सांकेतांक है सामाजिक विज्ञान के 825 FC। 825 FC सन 2023 का सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। देखते हैं कैसा प्रश्न पत्र आया था। और इस वीडियो में मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न पत्र को जो है आपको बताने का, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हल कराने का बिल्कुल नहीं, क्योंकि समय नहीं उतना। आप बैठकर हल करिए, आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। पूर्णांक इसका कितना होगा? 70 होगा। और समय आपको 3 घंटा और 15 मिनट का मिलेगा। 3 घंटा और 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश कुछ पढ़ लेते हैं भाई। निर्देश क्या है, जैसा कि आप हर प्रश्न में पढ़ते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा 9 निर्देश दिया। पहला, 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेगा, ठीक है। 3 घंटा क्वेश्चन करने के लिए। देखिए 15 मिनट में क्या है, 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सबको क्वेश्चन करना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में बटा होगा। आ और बा में क्या होगा? बटा होगा। खंड आ के 20 प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे, जिसमें 20 अंक जो है क्या होंगे? निर्धारित होंगे। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनमें 20 अंक निर्धारित होंगे। इनका उत्तर आपको अपने कॉपी पे नहीं बल्कि OMR शीट पर देना है। OMR, जैसा आप करते आए हो, OMR शीट पर आपको क्या करना है? इनका उत्तर देना है। अगली बात, OMR शीट की कुछ जानकारी दिया है। OMR शीट पर अंकित किए गए, जब आप OMR शीट पे गोला कर देते किसी उत्तर के लिए, तो मान लीजिए आपको कहीं याद आ रही इसका ये नहीं सही है, दूसरा सही है, तो ना तो उसे काटना है, ना ही इरेजर करना है, ना उस पर व्हाइटनर लगाना है। किसी भी प्रकार की OMR शीट पर छेड़खानी नहीं करनी है। जो गलत हुआ उसे होने दीजिए, क्योंकि अगर उसके बाद आप रगड़ेंगे काटेंगे तो आपका फिर भी जो है OMR निरस्त मान लिया जाएगा, चेक नहीं होगा, ठीक है। खंड बा 50 अंकों का है। इसमें से दो प्रकार के प्रश्न हैं। पहला वर्णात्मक है, वर्णात्मक नंबर 1, दूसरा वर्णात्मक नंबर 2। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, 29 का और 29 खा। ये मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है। अगला सातवां इंटरेक्शन देख लेते हैं। निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। 8वां निर्देश, दिए गए प्रश्नों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर अंकित कीजिए। मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से अवश्य संलग्न करें। जो मानचित्र होगा उसे उत्तर पुस्तिका अपने जो है कॉपी में बहुत ही मजबूती से धागे से बांध देना, जो मानचित्र का क्वेश्चन आप करोगे। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानचित्र कार्य स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाएंगे। जो दृष्टिबाधित हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता या साफ नहीं दिखता है, उनके लिए जो है मानचित्र नहीं रहेगा, बल्कि उनके स्थान पर कुछ प्रश्न लिखने के लिए आएंगे। आइए खंड आ शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर है। 20 बहुविकल्पी, जैसा कि आपको बताया गया, आपको मिलेगा। 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से जो है आपको इनके सभी के जवाब जो है आपको कहाँ देना है भाई? OMR शीट पर देना। तो 20 लगातार जो है धुआंधार 20 प्रश्न देखिए बहुविकल्पी के आते जा रहे हैं। और आप जो है
सीरीज लेकर के, कॉपी नोट्स लेकर के और साथ ही साथ किताब लेकर के बैठ जाइए, सारे प्रश्नों को हल करिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1848 में, 1817 में, 1789 में और 1615 में। आपने पूरे वर्ष भर पढ़ाई की है, जो ऑप्शन सही होगा लगा लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी का दूसरा, हाँ वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। ज्यूसिपी मैथ्सिनी का संबंध था किससे? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। जो ऑप्शन सही होगा उसको लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। 4 ऑप्शन आपके पास है, जो ऑप्शन सही होगा वो लगा लीजिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हाँ भाई, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, ज्योतिबा फूले और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसने जो है बारदोली सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। 5वां क्वेश्चन, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन था? मेटरनिक का था, नेपोलियन का था, लुइस फिलिप का था या चर्चिल का था? ठीक है, किसका ये कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक, नेपोलियन, लुइस फिलिप और चर्चिल। जो चारों ऑप्शन में से आपको राइट लगेगा उसको लगा के आप आ जाइएगा, ठीक है। आइए, भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29 और 30। संघीय राज्य पूछ रहा है, संघीय राज्य, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। जवाब तो सबके आ रहे हैं, मगर बड़ी बात यह है कि यहाँ को क्वेश्चन बहुत तेज़ी से हमको आपको क्वेश्चन बताना। आप खोजिए, आप मेहनत करते रहिए, आप अपनी सीरीज, अपनी बुक्स, अपने जो है नोट्स, इंटरनेट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा से पहले सब कुछ अलाउ है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत, यूएसए, ब्रिटेन, रूस। लोकतांत्रिक देश, ठीक है ना। मैं कहीं कहीं गोला कर दे रहा हूँ, समझ जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की कुल कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, तो चलिए 21, 22, 18, 15 कितनी भाषाएं हैं कुल? जो है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? ठीक है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है? तो शक्ति का स्रोत कौन है? 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? तो बेल्जियम, भारत, युगोस्लाविया, नीदरलैंड। किसका विभाजन जो है धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सही है आप लगा लीजिएगा। अगला 11वां क्वेश्चन चलते हैं, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए औसत आय, बी राष्ट्रीय आय, सी व्यक्तिगत आय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शन सही होगा, औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उस पर सही लगा लीजिएगा। सीरीज लेकर बैठ जाइए, बुक लेकर बैठ जाइए, अपनी नोट्स लेकर बैठ जाइए, सारी चीज़ों को अपने सामने रखिए, प्रश्नों को खोजने का प्रयास करिए, प्रश्नों को करने का प्रयास करिए। जब एक प्रश्न खोजने जाएंगे कई सारे प्रश्न उसके साथ मिलते जाएंगे आपको, ठीक है। अगला, द्वितीयक क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र गलत, खनन है। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है ना भाई? द्वितीय वर्ग, जिसको आप कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी। अगला, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? सेवाओं को किस क्रियाकलाप और क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? सेवाओं को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत या सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। इसमें से चारों में से
कौन सा ऑप्शन सही होगा आप वो लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से। ठीक है, भारत का अधिकांश जो है विदेशी व्यापार होता है किस मार्ग से, तो सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या वायु मार्ग से। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को, 22 फरवरी को, 24 नवंबर को, 24 दिसंबर को। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जो भी सही होगा लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, इनमें से किस राज्य संघ या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, कहाँ पर आपको जो है काली मृदा देखने को मिलती है लगा लीजिएगा। एजेंडा 21 संबंध किससे है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है भाई, तो 4 ऑप्शन आपके पास, ओजोन क्षरण से, वैश्विक तपन ग्लोबल वार्मिंग से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से ना, ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय और संधारणीय विकास, इनमें से एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था, 2013 में, 2012 में, 2014 में, 2011 में। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो ये आप ऑप्शन है 4 ऑप्शन, इनमें से जो राइट होगा लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल का उदाहरण है, धान, गेहूं, चना, तरबूज, धान, गेहूं, चना और तरबूज कौन सी जायद की फसल का उदाहरण है। अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है कौन सा, फॉस्फेट, नमक या लवण, जस्ता, ग्रेफाइट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। ठीक, यहाँ से आपके 20 के 20 20 to 20 बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं। आगे चलते हैं बहुखंड बा की तरफ, जहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्नों को पढ़िए और यहाँ पर जो है क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। नए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, जो आपसे सही उसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए, अथवा करके इसमें दोनों में से कोई एक करना है। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 सब में अथवा है। 22 में देखिए, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों पर उल्लेख कीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन है ये, या तो आप इसे करिए या फिर आप इसे देखिए। इसका अथवा क्या है 22 का, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आप या इसे करिए या तो इसे करिए, दोनों में से कोई एक। ठीक है, इसे या इसे। अगला 23, संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए। 4 नंबर का है ना ये 23वां क्वेश्चन। तो संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। या तो आप इसे करिए अथवा करके आप इसे करिए, दोनों में से कोई एक। तो ये क्या है, भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए, दोनों में से कोई एक करिए। 23वां में 24वां क्वेश्चन है, 24 में भी अथवा करके है 2 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना है। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण आप प्रस्तुत कीजिए। या तो आप इसे करिए या तो फिर आप इसे। उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार हैं, सभी अधिकारों के नाम लिखिए, दोनों में से कोई एक करना है। या तो आप आर्थिक गतिविधि वाला करिए या फिर उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार हैं, सभी अधिकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है। आइए वर्णात्मक
2 लगभग 150 शब्दों में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका है, देना है। इसका उत्तर पहला है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इससे उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है? इसे लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इससे उत्तरदायी, जिम्मेदार, इसे उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध शासन क्यों मानते हैं? तो भाई देखिए, या तो आप इसे करिए या तो आप इस दोनों में से कोई एक करना। तो ये देखिए, अगला इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना आपको, चाहे आप 25 करिए चाहे आप 26 करिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 26वां, इटली का एकीकरण कैसे हुआ? 6 नंबर का क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ? या तो आप इसे करिए या फिर जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, दोनों में से कोई एक करना है। या तो आप इटली का एकीकरण बताइए या फिर आप जो है जर्मनी का एकीकरण बताइए, दोनों में से कोई एक एकीकरण आपको लिख कर आना। ठीक है ना, जहां से आपको 6 नंबर मिलेंगे सही सही लिखने पर। चलिए 27वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसे करेंगे तो 6 नंबर पाएंगे। अथवा, इसका भी अथवा है, या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए। तो अथवा में क्या है? अलौह खनिज किन्हें कहते हैं? अलौह खनिज में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है? दोनों में से या तो आप इसे करिए या फिर आप इसे करिए, दोनों में से कोई एक करिए। मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये है। अगला है, अलौह खनिज किन्हें कहते हैं? अलौह खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है? दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि अंतिम क्वेश्चन व्यूहात्मक वाला। चलिए, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। अथवा करके इसमें एक और क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। देखिए भाई, या तो आप ये करिए या तो आप अथवा वाला, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों का वर्णन करें। दोनों में से कोई आपको एक करना है। ठीक है ना, दोनों में से कोई आपको एक करना। 28वां में, 8वां में 2 क्वेश्चन जिसमें से आपको एक करना, जिसमें आपको सही लिखते हैं तो 6 नंबर मिलता है। आइए मानचित्र संबंधी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। चलिए, तो मानचित्र संबंधी प्रश्न जो है यहाँ पर आपके 29 के का, 29 के ख, 2 क्वेश्चन मानचित्र के लिए, उसके बाद केवल दृष्टिबाधित वालों के लिए है, तो आप इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि मानचित्र में 2 तरह की चीज़ें हैं। पहले तो आपको आधा नंबर जो है उसके नाम लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और आधा नंबर जो है उससे मानचित्र में दर्शाने के लिए। यहाँ लिखा भी है, देखिए क्या क्या लिखा है। आधा आधा नंबर क्यों बांटा? क्योंकि आधा नंबर आपको उस जगह का नाम सही दर्शाइए, सही नाम तथा सही अंकन करने पर आधा आधा नंबर आपको मिलेंगे। केवल आपने नाम लिख दिया और मानचित्र में नहीं दर्शाया तो आपको केवल आधा नंबर मिलेगा, या आपने मानचित्र में दर्शा दिया, नाम नहीं लिखा तो आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो उस स्थान का नाम आपको लिखना और बाकायदा भारत के मानचित्र में उसे क्या करके आना है, भारत के मानचित्र में उसे दर्शा के आना। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, उस स्थान का नाम लिखना है, उसे मानचित्र में दर्शाना है। तीसरा, वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तीसरा क्वेश्चन, जहाँ पे मांग की गई थी उस स्थान का नाम, उसे मानचित्र में, इंडिया मैप में उसे दर्शा देना है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, आपको उसे क्या करना है, मैप में उसका नाम पर लिखना है। अमृतसर कहाँ है, उसके बाद उसे मैप में दर्शा देना है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1920 में
कलकत्ता आदि में कहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका नाम आपको लिख के आना है और उसे जो है मानचित्र भारत के नक्शे में दर्शा देना स्थान कहाँ पर है। चलिए 29 के ख, 29 के खा भी आपके लिए ही है, आपको करना है 5 नंबर वहाँ से 5 नंबर यहाँ से। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम, सही स्थान, अंकन हेतु आधा आधा नंबर। सही नाम और सही अंकन देंगे। तो पहला, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जहां पर भी है उसका नाम लिखिए और ये वाला चिन्ह वहां पे लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा चिन्ह लगा दीजिएगा। नंबर 2, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, उसका नाम बताइए और उसका जो है ये चिन्ह वहाँ पे लगा दीजिए। भारत से ही सारे प्रश्न हैं। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, उसका नाम लिखिए और जहाँ वो राज्य जहाँ पर है वो स्थान वहाँ गोल सा चिन्ह बना दीजिए, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। नंबर 4, उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन का नाम लिखिए। तो ये जहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए एक लाइन में कॉपी में और फिर जो है इसे क्या करिए आप इस चिन्ह को वहाँ पे दर्शा दीजिए। 5वां, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य, तो वहाँ पर उसका नाम बताइए और ये वाई जैसा चिन्ह वहाँ पे क्या करिए लगा दीजिए मानचित्र में भारत के नक्शे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज का पूरे की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। सारे प्रश्नों को रोक रोक करके आप उसे हल करने का प्रयास करिए और साथ ही साथ जो है दूसरी चीज़ आपसे जो कहना चाह रहे इसके बाद कम से कम आपको आपकी परीक्षा से पहले 3 या 4 जो है सामाजिक विज्ञान की वीडियो मिल जाएगी। कक्षा 12 के विद्यार्थी यदि या किसी क्लास के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो, तत्कालिक रूप से तुरंत कक्षा 10 के विद्यार्थी जो भी आपके छोटे बड़े भाई वहाँ तक शेयर कर दीजिए। 10 के विद्यार्थी देख रहे हो तो अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।